अलार्म की तीखी आवाज ने मुझे गहरी नींद से झटका देकर जगाया। मेरा दिल धक से रुक गया, फिर जोरों से धड़कने लगा। आधी रात के ठीक 12 बजे थे। मैंने कभी अपना अलार्म इतनी रात को लगाया ही नहीं था। सिरहाने रखा मोबाइल ब्लैक स्क्रीन था, बिल्कुल बंद पड़ा था। कमरे में घुप अंधेरा था, पर्दे फड़फड़ा रहे थे, खुली खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने खिड़की खुली छोड़ी थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने दिल की धड़कन और सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फिर अचानक नीचे तलघर की तरफ से एक आवाज आई, धीमी, खुरदुरी, जैसे कोई पत्थर को जमीन पर घसीट रहा हो। स्क्रैच, स्क्रैच, स्क्रैच। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अकेला ही इस बड़े से पुराने घर में रहता था। तलघर तो सालों से बंद पड़ा था, उसकी चाबी कहीं खो गई थी। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। स्क्रैच, स्क्रैच, स्क्रैच। मैंने सोचा शायद कोई चूहा होगा, पर चूहों की आवाज ऐसी नहीं होती। यह आवाज भारी थी, जानबूझकर की जा रही मालूम पड़ती थी। मैं बिस्तर से उठा, पैरों में कंपी थी, हाथ में मोबाइल पकड़ा, लेकिन नेटवर्क गायब था। बैटरी भी अचानक तेजी से गिर रही थी, 20% से 5 पर आ गई। ठंडी हवा का झोंका फिर आया। इस बार उसमें सड़े हुए मांस और गीली मिट्टी की दुर्गंध थी। मैंने कमरे का दरवाजा खोला। बाहर का लॉन्ग कॉरिडोर भी अंधेरे में डूबा हुआ था। सीढ़ियों की तरफ जाने वाला रास्ता एक गहरे सुरंग जैसा लग रहा था। तलघर से आवाज बंद हो गई थी, फिर भी एक तनाव हवा में तैर रहा था, जैसे कोई मेरी सांसों की आवाज सुन रहा हो। मैंने धीरे धीरे कॉरिडोर में कदम रखा। पुरानी फर्श की लकड़ी चरमराई। हर कदम कर लगता था जैसे मैं किसी नींद में चल रहा हूं। सीढ़ियों तक पहुंचा। नीचे ग्राउंड फ्लोर का हॉल पूरी तरह अंधेरा था, बस स्ट्रीट लैंप की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी। फिर वही आवाज फिर शुरू हुई, स्क्रैच, स्क्रैच, स्क्रैच। लेकिन अब यह आवाज सीढ़ियों के ठीक नीचे से आ रही थी, जहां तलघर का दरवाजा था। मेरा गला सूख गया। दिमाग कह रहा था वापस कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लो, लेकिन पैर आगे बढ़ते जा रहे थे। एक एक सीढ़ी नीचे उतरना दिल दहला देने वाला था। हर कदम पर लगता था जैसे नीचे कोई इंतजार कर रहा है। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा। तलघर का भारी लकड़ी का दरवाजा सामने था। वो बंद था, जैसा हमेशा से था, लेकिन उसके नीचे की दरार से एक पतली सी मटमैली रोशनी रिस रही थी, और वो खुरचने की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। वो दरवाजे के पीछे से आ रही थी। स्क्रैच, 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 जैसे कोई लंबे नुकीले नाखूनों से लकड़ी को खरोंच रहा हो। मेरी सांसें थम गई। फिर आवाज रुकी। एक पल के गहरे सन्नाटे के बाद दरवाजे के पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत करीब, जैसे कोई मेरे कान के ठीक पास खड़ा होकर बोल रहा हो। उसने कहा, तुम्हारी बारी है। और फिर दरवाजे का भारी लोहे का हैंडल धीरे धीरे खुद ब खुद घूमने लगा। मैं जम गया। वो हैंडल मुड़ता रहा जब तक कि एक तेज क्लिक की आवाज नहीं आई। ताला खुल गया था। दरवाजा अब बस एक धक्के का इंतजार कर रहा था। मैंने पीछे देखा। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां बहुत दूर लग रही थीं। तभी दरवाजे के पीछे से फिर वही फुसफुसाहट आई, इस बार थोड़ी जोर से, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। अंदर आओ, हमें तुम्हारा इंतजार था। और फिर दरवाजा अंदर की तरफ धीरे धीरे खुलने लगा। उस मटमैली रोशनी में एक लंबी टेढ़ी परछाई दिखाई दी, जो दीवार पर बढ़ती जा रही थी। और मैं समझ गया कि मैंने जो सुना वो सिर्फ शुरुआत थी। असली डर तो अभी बाकी था, क्योंकि उस परछाई के सिर पर साफ दिख रहा था कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं हो सकता था, कुछ ऐसा जिसके बारे में सोचकर ही मेरे प्राण सूख गए। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी बासी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लपका। वो दुर्गंध और तेज हो गई, सड़े हुए मांस और गीली कब्रिस्तान की मिट्टी की तरह। मेरे पैर जमे हुए थे, जैसे जमीन ने उन्हें जकड़ लिया हो। वो परछाई अब पूरी तरह दिख रही थी, लेकिन उसका स्रोत नहीं। वो सिर्फ दीवार पर थी, ऊंची, पतली, बेहद अप्राकृतिक रूप से टेढ़ी गर्दन वाली। उसके सिर की आकृति गड़बड़ थी, जैसे किसी जानवर के सींग या फिर टूटी हुई हड्डियां बाहर निकली हों। मैंने साहस जुटाकर तलघर के अंदर झांका। वो मटमैली रोशनी कहां से आ रही थी समझ नहीं आ रहा था। कोई बल्ब नहीं जल रहा था, कोई मोमबत्ती नहीं थी, बस हवा में एक हल्का सा नीला सा चमकीला धुंधलापन था, जैसे जहरीली गैस चमक रही हो। तलघर जैसा मुझे याद था वैसा नहीं था। वो ज्यादा बड़ा लग रहा था, ज्यादा गहरा। दीवारों पर मैंने पहले कभी न देखे हुए पुराने फटे हुए पोस्टर चिपके देखे, जिन पर धूल की मोटी परत थी। फर्श पर कहीं कहीं गहरे रंग के दाग थे जो पुराने खून जैसे लग रहे थे। स्क्रैच की आवाज फिर शुरू हो गई, अब और साफ,
और करीब, ये तलघर के सबसे दूर के कोने से आ रही थी जहां अंधेरा सबसे ज्यादा सघन था। मैंने कदम आगे बढ़ाया, पैर के नीचे कुछ चरमराया। नीचे देखा तो एक टूटा हुआ खिलौना सैनिक पड़ा था जिसका सिर गायब था। उसे देखकर मेरी रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। मुझे याद आया कि मेरे दादा ने कभी बताया था कि इस घर के पहले मालिक का छोटा बेटा यहीं गुम हो गया था, दशकों पहले। फिर उस फुसफुसाहट ने फिर मेरे कान में सीधे कहा, इधर आओ। डर के मारे मेरा दिल एक पल को रुक गया। आवाज साफ थी, स्त्री की आवाज जैसी, पर उसमें एक अजीब सी खरखराहट थी, जैसे कंकड़ पीस रही हो। मैं बेबस होकर उस अंधेरे कोने की तरफ बढ़ने लगा। हवा और ठंडी हो गई थी, मेरी सांसें भाप बनकर निकल रही थीं। उस कोने में पहुंचा तो वहां दीवार के सहारे कुछ चीजें रखी थीं, एक पुराना सूटकेस, टूटा हुआ फर्नीचर और उनके ऊपर एक बड़ा सा कपड़े से ढका हुआ फ्रेम। स्क्रैच की आवाज उसी कपड़े के पीछे से आ रही थी, स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच। मेरा हाथ कांपते हुए उस कपड़े की तरफ बढ़ा। मुझे लगा जैसे कोई उसके पीछे सांस ले रहा है। मैंने झटके से कपड़ा खींच लिया। नीचे एक बड़ी सी तस्वीर थी, पुरानी, काले सफेद। उसमें एक परिवार खड़ा था, माता पिता और 2 बच्चे, सब गंभीर चेहरे बनाए हुए। पिता की आंखें गहरी और खोई हुई लग रही थीं, माँ का चेहरा बिल्कुल सपाट। लेकिन जो चीज मुझे स्तब्ध कर गई वो थी उस छोटे लड़के की शक्ल। वो लड़का, वो मेरे जैसा दिखता था, बिल्कुल मेरे जैसा, जैसे मेरी ही कोई पुरानी तस्वीर हो। ये कैसे संभव था? ये तस्वीर तो मेरे जन्म से पहले ही की लग रही थी। तभी उस फुसफुसाहट ने फिर कान में कहा, देखा, तुम्हें याद आया? और फिर उस तस्वीर में खड़े उस छोटे लड़के की आंखें धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरा गला रुंध गया। मैं पीछे हटा, लेकिन मेरी एड़ी किसी नरम ठंडी चीज पर पड़ी। पलटकर देखा तो सामने वो लंबी टेढ़ी परछाई खड़ी थी। अब वो सिर्फ दीवार पर नहीं थी, उसका एक धुंधला, लगभग पारदर्शी आकार हवा में तैर रहा था। कोई साफ चेहरा नहीं था, बस अंधेरे का एक ऐसा घना पुंज जिसमें 2 जगमगाते हुए बिंदु थे। आंखें, वो आंखें सीधे मेरी आंखों में घुस रही थीं। मेरे दिमाग में एक तेज कर्कश आवाज गूंजी, बिल्कुल वैसी ही जैसी फुसफुसाहट में थी। राजा, तुम वापस आ गए। तुम्हारा इंतजार बहुत लंबा था। मैं हक्का बक्का रह गया। राजा? मेरा नाम तो राहुल है, मैंने दबी जुबान में कहा। उस आकृति से एक खौफनाक खदबदाती हुई आवाज निकली, जैसे हड्डियां टूट रही हों। हाँ, राजा, इस घर का असली वारिस, तुम्हारे पिता, उन्होंने तुम्हें हमसे छीन लिया था। उन्होंने तुम्हें भुला दिया, लेकिन हम नहीं भूले। तुम्हारी मां नहीं भूली। मेरी नजर फिर उस तस्वीर पर गई, उस गंभीर चेहरे वाली औरत पर। वो मेरी मां? ये पागलपन था। मेरे माता पिता तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उस तस्वीर का लड़का, उसकी शक्ल मेरे बचपन की तस्वीरों से बिल्कुल मिलती थी। उस आकृति ने एक झटके से अपना एक लंबा, हड्डी जैसा हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बेहद लंबी और पतली थीं, नाखून काले और नुकीले। उसने मेरी बांह पकड़ ली। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, जैसे सीधे हड्डी में समा जाए। मैं चिल्लाया, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। उसने मुझे खींचकर तलघर के बिल्कुल पिछले हिस्से में ले जाना शुरू किया, जहां मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वहां एक और दरवाजा था, लकड़ी का, जिस पर जंग लगी कीलें ठुकी हुई थीं। वो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, उसके पीछे से और गहरा अंधेरा झांक रहा था। उस आकृति ने फुसफुसाते हुए कहा, देखो, अपना असली घर देखो, जहां तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। उसने दरवाजा पूरा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था। उसमें कोई खिड़की नहीं थी। बीचों बीच एक छोटा सा बच्चों वाला खाट जैसा बिस्तर पड़ा था। उसके पास एक टूटा हुआ खिलौना गाड़ी, और दीवारों पर किसी ने खून से या किसी गहरे लाल रंग से चीजें लिखी थीं। एक ही शब्द बार बार लिखा था, राजा, राजा, राजा। और फिर उस बिस्तर पर एक धुंधली सी आकृति बैठी हुई दिखाई दी, एक छोटे से लड़के की आकृति। वो मेरी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा खाली था, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जहां आंखें होनी चाहिए थीं। उसने अपना छोटा सा हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, और उसी स्त्री की फुसफुसाहट, जो अब रोने जैसी लग रही थी, मेरे दिमाग में गूंजी, बेटा, आ गया मेरा राजा, अब हम पूरे होंगे। मेरे मुंह से एक दहाड़ निकल गई। आतंक ने मुझे इतनी जोर से जकड़ा कि मैंने उस बर्फीले पंजे को झटक दिया। मैं तलघर से बाहर की तरफ भागा। पीछे से उस स्त्री की आकृति की खदबदाती हुई चीख सुनाई दी, रुको, वापस आओ। और उस बच्चे की धुंधली आकृति से एक पतली कर्कश रुलाई उभरी,
जो सीधे मेरे दिमाग में चीरती हुई गुजरी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। तलघर का मुख्य दरवाजा अभी भी खुला हुआ था। मैं उसकी तरफ लपका। बाहर निकलकर मैंने जोर से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो भारी लकड़ी का दरवाजा हिला भी नहीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर से धकेल रही हो। अंदर से खुरचने और खदबदाने की आवाजें तेज हो गईं। मैं सीढ़ियों की तरफ मुड़ा। ऊपर मेरा कमरा, सुरक्षा। मैंने 2-3 सीढ़ियां एक साथ चढ़नी शुरू की। हर सीढ़ी पर लगता था जैसे नीचे से कोई मेरी एड़ी पकड़ लेगा। मैंने ऊपर देखा। मेरा कमरा अभी भी दूर था। सीढ़ियां ज्यादा लंबी लग रही थीं, जैसे वो खिंचती जा रही हूं। मैं और तेज दौड़ा। सांस फूल रही थी, दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने गिनना शुरू किया। पहली मंजिल तक सिर्फ 13 सीढ़ियां होनी चाहिए थीं। मैंने 25 गिन लिए थे, लेकिन ऊपर का लैंडिंग अभी भी उतना ही दूर लग रहा था। पीछे से एक भारी खिंचाव महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरी शर्ट का पिछला हिस्सा पकड़ लिया हो। मैं चिल्लाया और आगे झपटा। कपड़े के फटने की आवाज हुई। मैं ठोकर खाकर गिरते गिरते बचा। पीछे देखा तो कुछ नहीं था। सिर्फ नीचे तलघर का दरवाजा पूरा खुला हुआ था और उसके अंदर का मटमैला प्रकाश बाहर फैल रहा था। उसमें एक से ज्यादा परछाइयां हिल रही थीं। मैंने फिर भागना शुरू किया। सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। ये कैसे हो सकता था? ये मेरा घर था। मैं यहां सालों से रह रहा था। आखिरकार ऊपर का लैंडिंग दिखाई दिया। मेरा कमरा सिर्फ कुछ कदम दूर था। मैंने आखिरी सीढ़ी पार की और लैंडिंग पर कूदा। मेरा कमरा, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। कमरे का दरवाजा अजीब तरह से टेढ़ा लग रहा था। दीवारों का रंग बदला हुआ था और फर्श पर वही गहरे रंग के दाग थे जो तलघर में थे। मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी दरवाजे के पीछे से, मेरे ही कमरे के अंदर से, वही स्त्री की फुसफुसाहट सुनाई दी, जो अब मीठी और प्यार भरी लग रही थी। अंदर आओ राजा, तुम्हारा बिस्तर तैयार है। तुम बहुत थके हुए हो, सो जाओ, हमेशा के लिए सो जाओ। मैं स्तब्ध रह गया। मेरा दिमाग चकरा गया। ये मेरा कमरा नहीं था। ये वही कमरा था जो मैंने तलघर के उस अंतिम दरवाजे के पीछे देखा था। मैं पीछे हटा, लेकिन पीछे सीढ़ियां गायब थीं। सिर्फ एक गहरा, नीचे तक जाता हुआ अंधेरा था, और उस अंधेरे में धीरे धीरे ऊपर आती हुई वो दोनों धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगीं, लंबी, टेढ़ी वाली और उस आंख विहीन बच्चे की। उनके हाथ ऊपर की तरफ बढ़े हुए थे, मेरी तरफ। स्त्री की आवाज फिर गूंजी, अब और करीब, और ज्यादा असली। आ जाओ बेटा, तुम्हारी मां तुम्हें सुलाने आई है। मेरी पीठ दीवार से टकराई। कोई रास्ता नहीं बचा था। नीचे अंधेरा गहराता जा रहा था। उसमें से उन दोनों आकृतियों के हाथ ऊपर उठे हुए थे। उनकी उंगलियां मेरी ओर फैल रही थीं, उन नुकीले काले नाखूनों वाली उंगलियां। उस स्त्री की आकृति अब साफ दिखने लगी थी। उसका चेहरा एक सफेद मुखौटे जैसा था, जिस पर सिर्फ 2 गहरे खाली गड्ढे थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। मैं महसूस कर सकता था। और उसके पीछे उस बच्चे की आकृति ऊपर तैर रही थी। उसके खाली आंखों के गड्ढों से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। उनकी ठंडक मुझ तक पहुंचने लगी थी। मेरी सांसें फिर से भाप बनकर निकल रही थीं, लेकिन ये भाप अब सफेद नहीं बल्कि धुंधले भूरे रंग की थी। मेरे दिमाग में उस आवाज ने फिर वार किया, इस बार सीधे, कठोर, जैसे कोई आदेश दे रहा हो। रुको, हिलना मत, तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम वापस आ गए हो। मैंने अपनी आंखें मूंद ली। ये सपना होना चाहिए, जल्दी जाग जाओ, जल्दी जाग जाओ। लेकिन जब मैंने आंखें खोलीं तो वो आकृतियां और करीब थीं। उनकी ठंडी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं। उस स्त्री ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी बर्फीली उंगलियां मेरे गाल को छूने वाली थीं। तभी मेरे पैरों के नीचे की फर्श खिसक गई। मैं जमीन में धंसने लगा। नहीं, जमीन नहीं, फर्श पारदर्शी हो गई थी, जैसे कांच की बनी हो। और नीचे मैंने तलघर का वही कमरा देखा। वो खाट, वो टूटी हुई गाड़ी, खून से लिखे हुए नाम, लेकिन अब उस खाट पर कोई लेटा हुआ था। उसे देखते ही मेरी सारी हवा निकल गई। वो मैं था। मेरा शरीर पीला, बेजान, आंखें खुली हुई और भय से तन गईं। मेरे ही शरीर की आंखों में मौत का डर जमा हुआ था। तभी उस स्त्री की आकृति ने मेरे कान में फुसफुसाया, जैसे कोई भयानक रहस्य बता रही हो। देखा, तुम तो यहीं हो। तुम कभी ऊपर गए ही नहीं। तुमने कभी सोने की कोशिश भी नहीं की। तुम तो सीधे यहां आ गए थे जब उस रात तुमने आवाज सुनी थी। तुम तो वहीं हो, नीचे, हमेशा से हो। ये तुम्हारी सच्चाई है राजा। तुम्हारी आत्मा भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम्हारा शरीर तो यहीं पड़ा है, हमारा साथ, हमेशा के लिए। मैंने नीचे देखा।
नीचे पड़े मेरे शरीर की आंखें अब मेरी तरफ देख रही थीं। उसके होंठ हिले। कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन मैंने शब्द साफ सुन लिए, वापस आ जाओ, यहीं हो तुम। और फिर ऊपर से उस स्त्री की आकृति का बर्फीला स्पर्श मेरे चेहरे पर पड़ा। जैसे ही उसकी उंगलियों ने मुझे छुआ, मुझे एक भयानक खिंचाव महसूस हुआ। मैं नीचे गिरने लगा, उस पारदर्शी फर्श के आर पार सीधे नीचे उस कमरे में, उस खाट पर पड़े अपने ही शरीर की तरफ। मैं चीखना चाहता था, विरोध करना चाहता था, लेकिन मेरा मुंह नहीं खुला। मेरी आवाज़ गायब हो गई थी। मैं तेजी से नीचे गिरा, अपने ही बेजान चेहरे की तरफ, जिसकी आंखों में अब एक अजीब सी राहत थी, एक चिरस्थायी शांति। आखिरी पल में, जब मैं अपने शरीर से टकराने वाला था, मैंने ऊपर देखा। वो दोनों आकृतियां, स्त्री और बच्चा, पारदर्शी फर्श के ऊपर खड़े, नीचे मेरी तरफ देख रहे थे। उस सफ़ेद मुखौटे पर वो भयानक मुस्कान और चौड़ी हो गई थी, और उसके पीछे उस आंख विहीन बच्चे की धुंधली आकृति ने अपना छोटा सा हाथ हिलाया, अलविदा कहते हुए। फिर सब कुछ काला हो गया, गहरा, भारी, अंतहीन कालापन। और उस कालेपन के बीच, बहुत दूर से लेकिन बिल्कुल साफ, वही खुरचने की आवाज़ फिर शुरू हो गई। स्क्रैच, 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 जैसे कोई लंबे नुकीले नाखूनों से पत्थर को खरोच रहा हो, शायद किसी कब्र के पत्थर को, मेरे कब्र के पत्थर को। और मैं जान गया कि यह आवाज़ अब कभी बंद नहीं होगी। यह हमेशा के लिए मेरी आवाज़ बन चुकी।